Good morning, all. Welcome to Learn with Me. Good morning, sir. Good morning. So, how was your Sunday? अच्छा एंजॉय कर लिया संडे में? ऑफ मिल गया तो? क्या किया कल सारा दिन बताओ? सर लर्न करना पड़ा सर, एग्जाम है अभी। एग्जाम आ गए? कब एग्जाम बताओ? यस सर। सर आज ही मैथ का टेस्ट है सर, क्लास टेस्ट। वेरी गुड। चलो अच्छी बात है। देखो, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करते रहोगे तो कुछ बन जाओगे, कुछ कर जाओगे। अदरवाइज आपको पता ही है कि 9th एंड 10th के बाद तो हमको पढ़ाई करनी ही है। नहीं करोगे तो अदर पता ही है आपको कि क्या होगा फिर। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये दो क्वेश्चन हमारा टारगेट रहेगा आज कवर करने का। ठीक है। फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब बताओ पहले तो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन? फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? सर किसी चीज के फैक्टर निकालना। किसी चीज के फैक्टर निकालना। वेरी गुड। अब फैक्टर क्या होते हैं? किसी चीज के फैक्टर, यानी कि एक तरीके से मैं कह सकता हूँ फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड द फैक्टर्स। टू फाइंड द फैक्टर्स। ठीक है। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं फैक्टर्स? बोलो इसके अंदर। यस सर, जिससे वो डिवाइड हो। जिससे वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो। ठीक है। यस सर। जिससे वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जिन छोटे छोटे एलिमेंट से वो नंबर बना हुआ है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 6। तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 3। ठीक है। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे बोलो? 2 × 2 × 3। 3। देखो 2 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड होता है और 3 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। और मैं अगर 6 को 3 से यस डिवाइड सर। करूं तो भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो फैक्टर्स वो चीज होती है जिससे वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता हो, और प्लस इनसे ये बना हुआ है, 2 × 3 से ये बना हुआ है। तो 2 भी इसका एक फैक्टर है, 3 भी इसका एक फैक्टर है। तो इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे मुझे, 2 × 3 मैंने फाइंड आउट कर लिए। इस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स। इस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा? फैक्टराइजेशन। क्लियर? समझ आया अभी? यस सर। ठीक है ना? यस सर। चलिए। तो अब अपने को यही सब कुछ करना है। अभी तक हम नंबर्स के फैक्टर्स निकालते थे, जैसे 6 का भी मैंने निकाला। अभी मैं कहूँ 10 का निकालो, आप फटाफट से निकाल दोगे सर 2 × 5। मैं कहूँगा 20 का निकाल दो, आप कह दोगे सर 2 का स्क्वायर × 5 कर दो। इस तरीके से आपने फैक्टर्स निकाले नंबर्स के। लेकिन अब हमको पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे 4th नंबर क्वेश्चन में 4 पॉलिनोमियल्स हैं, 5th नंबर क्वेश्चन में चार पॉलिनोमियल्स हैं। अब 4th नंबर क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल्स हैं वो सब क्वाड्रेटिक है। चेक करो सारे क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। यस सर। एंड 5th नंबर क्वेश्चन में सारे क्यूबिक है। चेक करो, है ना? यस सर। तो क्यूबिक पे हम आगे बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, पॉलिनोमियल्स के कैसे हम फैक्टराइज करें, कैसे उसके फैक्टर्स निकालें। तो यहाँ पे एक मेथड फॉलो होता है। 4th नंबर वाले क्वेश्चन में एक मेथड फॉलो होगा जिसको अपन कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सुना होगा आपने, यस स्प्लिटिंग द सर। मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, सुना है सभी ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड? बोलो। यस सर। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है? देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा आपको 3 टर्म्स दिखाई देंगी। चेक करो 3 टर्म्स है या नहीं है? बोलो है या नहीं है? होंगी नहीं होंगी यस बताओ। सर। यस सर। एक होगी स्क्वायर वाली टर्म, एक होगी लीनियर वाली टर्म, और एक होगी कांस्टेंट टर्म। स्क्वायर वाली टर्म, फिर उसके बाद लीनियर वाली टर्म होगी प्लस या माइनस से कनेक्ट होकर, फिर उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म होगी प्लस या माइनस से कनेक्ट होकर। प्लस या माइनस से कनेक्ट होकर कांस्टेंट टर्म, और प्लस या माइनस से ही कनेक्ट होके स्क्वायर और लीनियर वाली टर्म। ये 3 टर्म्स होंगी हमेशा।
तो जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, उनकी डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना होता है। 2 डिग्री, 1 डिग्री, टू पावर, 1 पावर और 0 पावर यानी कांस्टेंट। तो मिडिल में कौन सा टर्म फॉल होगा? हमेशा लीनियर वाला फॉल होगा। चेक करो, मिडिल वाला टर्म कौन सा होगा? लीनियर वाला ही होगा। किसकी पावर 1 है? यस सर। चेक कर लो, आप चारों क्वेश्चंस में चेक कर लो। मिडिल वाला टर्म लीनियर वाला आ रहा है, मिडिल वाला टर्म लीनियर वाला आ रहा है, मिडिल वाला टर्म लीनियर वाला आ रहा है, एंड अगेन मिडिल वाला टर्म लीनियर। तो सब में मिडिल टर्म लीनियर वाला टर्म है। तो इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को मुझे स्प्लिट करना है। तो आप इनडायरेक्टली याद रख सकते हैं कि आपको लीनियर वाले टर्म को स्प्लिट करना है हमेशा। कौन से टर्म को स्प्लिट करना है बेटा? लीनियर वाले टर्म। लीनियर। ठीक है, क्योंकि कल को अगर ये पॉलिनोमियल ऐसे उठ के ऐसे रखा हुआ आ जाए, 7x पहले कह दे और 2x² बाद में कह दे और 3, तो आप कहीं इसको स्प्लिट करने लग जाओ, नहीं, आपको लीनियर वाले को ही स्प्लिट करना है। आप क्या करोगे, इसको पहले अरेंज करोगे अच्छे से, पहले सेकेंड पावर वाली टर्म, फिर फर्स्ट पावर वाली टर्म, फिर 0 पावर वाली टर्म, उसके बाद फिर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, यानी कि लीनियर वाली टर्म को स्प्लिट करोगे। इज दैट क्लियर? समझ यस में आई सर। सारी बातें बेटा? ठीक है, अब यस इसको सर। स्प्लिट कैसे करेंगे, क्या होगा, वो सारी बातें अपन क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं तो उसमें सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12x² माइनस 7x+1। 12x² माइनस 7x+1। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक साइड में खिड़की खोली जाती है, कुछ बच्चों को पहले से पता होगा, पहले भी करके आए हैं। देखो हम क्या करते हैं, 12x² माइनस 7x+1 लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ a+b। इस खिड़की के अंदर मैं लिखूंगा a+b और a इंटू बी। अब a+b की वैल्यू क्या लिखेंगे और a इंटू बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना। a+b की वैल्यू में लिखता हूं जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है। क्या कहा मैंने? जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है। क्या है मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट? जिसको आपको स्प्लिट करना है ना, आपको -7 को ही तो स्प्लिट करना है, -7x इस पूरी टर्म को तो स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आप लिखोगे यस यहाँ सर। पे, लिख दिया। और a इंटू बी की जगह आप क्या लिखोगे, जो बचे हुए कोएफिशिएंट्स है, भाई तीनों कोएफिशिएंट्स काम में आएंगे। तीनों कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? एक तो है 12, एक है -7 और एक है 1। इन तीनों कोएफिशिएंट्स को हमको उधर खिड़की में लेके जाना है। तो ये तो एज इट इज उठ के चला गया। अब बचे ये दो कोएफिशिएंट्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन उठ के वहां जाएगा। तो 12 बन जाए, क्या होता है 12 बन जा, 12। 12 बन जा 12। तो ये 12 उठ के साहब वहां पे जाएगा इस जगह। ठीक है, तो a इंटू बी लिख दिया मैंने 12। यहां तक कोई डाउट? क्या किया मैंने? नो सर। मैंने केवल तीनों फैक्टर्स को वहां पे इस खिड़की में अरेंज किया है, कैसे भी करके, है ना। और कैसे किया है वो मैंने आपको बता दिया। जो बीच वाला टर्म है जिसको आपको एक्चुअली स्प्लिट करना है, वो तो एज इट इज उठ के चला गया a+b की जगह। और जो बचे हुए दो कोएफिशिएंट्स हैं उनको a इंटू बी की जगह रखना है और मल्टीप्लाई करके रखना है, 12 बन जा 12 करके वहां रख देना है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन एक बार है ही नहीं ऐसे मान लो, इसको बिल्कुल भूल जाओ। अब आपके लिए क्वेश्चन हो गया ये खिड़की वाला। आपको ऐसे दो नंबर्स ए और बी फाइंड आउट करने हैं जिनको जोड़ने पे -7 आता हो और जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 12 आता हो। यानी कि एक नंबर ये, मान लो ये ए है, और एक नंबर बी, ये बी है। इन दोनों को जोड़ने पे तो क्या आता हो, -7 ऐड करने पे, और इन्हीं दोनों नंबर्स को, इन्हीं ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो, 12। तो आपको ऐसे दो नंबर्स सोचने हैं। यहाँ पे आपका एक तरीके से माइंड प्रोसेस शुरू होता है। ये नंबर्स आपको कोई बताएगा नहीं, या कोई ट्रिक नहीं है इसको सॉल्व करने की, ये आपको खुद को सोचने हैं। तो सोचो ऐसे दो नंबर्स जिनको जोड़ने पे -7 आए। और अब ये कैसे बता सकते हो आप फटाफट से, ये बताने के लिए आपकी टेबल्स, स्क्वायर्स और आपकी ये सारी 4 चीजें। minus 7 4-7, अगर मैं 3 फोर 4 minus 3 फोर माइनस और थ्री तो इंटू 4 - 3 तो 1 होता है। अगर मैं 4 और -3 लिख दूंगा तो 4 और -3 -7 थोड़ा ना होगा, बताओ। -4 हाँ, -4 अब सही है। देखो अगर मैं यहाँ पे -4 भर दूं, यहाँ पे -3 भर दूं, तो क्या होगा, -4 और -3 को ऐड करते ही -7 आएगा।
Yes, sir. Yes, sir. -4 और -3 को ऐड करते ही -7 आएगा, और -4 और -3 को मल्टीप्लाई करते ही माइनस माइनस प्लस, और 4 3 12 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो दो नंबर्स कौन कौन से मिल गए, एक हो गया -4, एक हो गया -3। -4 and -3. -4 एंड -3, तो ए लिख देता हूँ -4, बी लिख देता हूँ माइनस, आप उल्टा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -3 वहां लिख दो और -4 यहाँ लिख दो, उससे भी सेम ही आंसर आता है। कुल मिला के दो नंबर्स हैं, कहीं कोई सा भी कहीं पर भी लिख दो, -4 -3 यहाँ लिख दिया। फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब क्या करते हैं साहब, अब अपन यहाँ पे एक स्टेप लिखते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वी गेट। अच्छा, ये जो ऊपर पॉलिनोमियल है ना, इसको किसी से डिनोट कराना पड़ता है, हमने किया नहीं, तो वो भी करो। जैसे नाम हमको देना पड़ता है इस पॉलिनोमियल को, तो पी ऑफ एक्स नाम दे देता हूँ मैं इसको, है ना। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 12x स्क्वायर -7x प्लस 1, यही है। यही है, ठीक है। वी गेट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वी गेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पे आपको स्प्लिट करना था मिडिल वाले टर्म को, आपको स्प्लिट किसको करना था साहब, मिडिल वाले टर्म। तो आप फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को तो एज इट इज लिख दोगे, नो चेंज, बिल्कुल चेंज ही नहीं करोगे, यानी स्क्वायर वाले टर्म को और लास्ट में कांस्टेंट वाले टर्म को चेंज नहीं करना है। अब आपको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, यानी इसको स्प्लिट करना है दो टर्म्स में। तो उसको स्प्लिट मैं कैसे करूंगा, जो दो नंबर्स आपने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं ना, इन्हीं दोनों नंबर्स के फॉर्म में ये स्प्लिट होगा। तो एक तो स्प्लिट होगा -4 और दूसरा स्प्लिट होगा -3। लेकिन देखो यहाँ पे -4 एंड -3 जो आए थे, वो -7 को स्प्लिट करने से आए थे, यस और नो बताओ, किसको स्प्लिट Yes, करने से sir. आए थे, -7 Yes, को। sir. और एक्चुअल पॉलिनोमियल में मेरे पास जो टर्म है वो -7 नहीं है, -7x है ना। तो अगर सुनो, ध्यान से सुनो, Yes, Yes, sir. sir. अगर -7 -4 और -3 में स्प्लिट हुआ है, तो सोच के देखो -7x किस किस में स्प्लिट होगा, -4x and -3. -4x एंड -3x। भाई -7 को स्प्लिट किया तो -4 एंड -3 मिला, तो फिर -7x जो एक्चुअल टर्म है उसको स्प्लिट करोगे तो -4x एंड -3x मिलेगा। भाई x भी तो लगेगा ना, एक्चुअली तो आपको इस टर्म को स्प्लिट करना है, यहाँ पे x भी है। तो अब आप सिंपली -4 -3 नहीं लिख सकते, -4 -3 तो -7 होता है, ऊपर तो -7x है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, -4x -3x। ये x x दोनों को फ्री में दे देना, इधर से नंबर्स उठाना, -4 -3 उठा लिए, और उठा के x x दोनों को फ्री में दे देना। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे, -4x -3x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों, यहाँ तक क्लियर Yes, है? sir. अच्छा, एक मिनट होल्ड करना। हेलो, ओके, 12x स्क्वायर -4x -3x प्लस 1। अब अपने को क्या करना है कि पहले तो हमारे पास तीन टर्म्स थे, अब तीन टर्म्स के बाद अब हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, चार टर्म्स हो गई। ठीक है, पहले तीन टर्म्स थी हमारे पास, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, चेक करो, बोलो। Sir, 4. 4 टर्म्स हो गई। तो हम क्या करेंगे, शुरू की दो टर्म्स और आखिर की दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, मतलब दो दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। अब कई बच्चे क्या कहते हैं कि सर इन दोनों में से कॉमन ले लूं और इन दोनों में से कॉमन ले लूं, नहीं। देखो ध्यान से, जो आपने स्प्लिट किया है ना मिडिल टर्म को, तो एक जो लीनियर टर्म थी वो स्प्लिट हो गई दो लीनियर टर्म में। तो एक लीनियर तो जाएगी क्वाड्रेटिक के हिस्से में, एक लीनियर जाएगी कांस्टेंट के हिस्से में, यानी कि इन दोनों में से और इन दोनों में से ही कॉमन लेना है हमेशा। समझ आया, समझ आया? तो अब 12x स्क्वायर -4x में से कॉमन लेंगे, तो 12 और 4 में से क्या कॉमन आता है बताओ जल्दी, 4, राइट। Yes. और x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन आता है बताओ जल्दी, X. x। ठीक है, अब अंदर क्या बचता है देखते हैं। तो इन दोनों में से 4x को कॉमन लेना था, 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x क्या होगा, 3x. 3x। ठीक है, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दो।
4x और 4x, 4x में से 4x ही कॉमन आ गया, 1 तो 1 बचेगा, मतलब डिवाइड 1 करना होता है आपको, है ना, 4x/4x, तो 1, तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ये दो चीजों का तो काम हो गया। अब चलते हैं अगली दो चीजों का। अब अगली दो चीजों में अक्सर दिक्कत आती है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैंने देखा इन दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है क्या कुछ कॉमन? 3 और 1 में से तो 1 ही कॉमन आता है Yes, एक sir. तरीके से, और x भी उधर है नहीं, तो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा। तो बेटा जब भी कॉमन कुछ नहीं हो तो हमेशा 1 कॉमन होता है। क्या कहा मैंने? जब भी कुछ भी कॉमन ना हो तो हमेशा 1 कॉमन ले सकते हैं अपन, है ना। तो अब 1 प्लस का ले या माइनस का, ये कंफ्यूजन होता है। तो देखो, आप चाहो तो प्लस का भी 1 कॉमन ले सकते हो, आप चाहो तो -1 भी कॉमन ले सकते हो। अब +1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा और -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, दोनों चीजें देखो। सपोज करो आपने +1 कॉमन लिया है, तो ये दोनों टर्म्स एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। कैसे? -3x + 1। अगर आपने +1 कॉमन लिया तो ये दोनों टर्म्स एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, -3x + 1। अब चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 × -3x होता है, और 1 × 1 1 होता है, तो यानी कि आपने 1 को सही कॉमन लिया। लेकिन अगर आप -1 को कॉमन लेते हो तो ये दोनों टर्म्स अपना अपना साइन चेंज करके फिर कॉपी पेस्ट होंगी, तो -3x हो जाएगा +3x, और +1 हो जाएगा -1। ये दोनों बातें समझ में आई क्या? कि +1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, और -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, बोलो। यस सर Yes, sir. जब प्लस वाला नंबर कॉमन लेंगे तो जो बचे हुए नंबर्स उनका साइन नहीं बदलेगा। जब माइनस वाला नंबर कॉमन लेंगे तो जो बचे हुए नंबर्स होंगे इनका साइन बदल के अंदर बचेगा। आप यहाँ पे देखो, आपने 4x प्लस का कॉमन लिया था ना, पिछले में भी चेक कर सकते हो। 4x किसका कॉमन लिया Yes, था? sir. प्लस का। तो फिर Plus 12x का. यस सर स्क्वायर प्लस में था, तो प्लस का प्लस ही रखा मैंने, साइन नहीं बदला, है ना। नो सर और -4x नेगेटिव था, तो फिर जो अंदर बचा वो भी नेगेटिव में ही बच रहा है, साइन नहीं बदल रहा है ना किसी का भी। इसी जगह अगर मैं -4x कॉमन ले लेता, वो भी ले सकते हो आप, मान लो मैंने -4x कॉमन ले लिया, तो अब अंदर वालों का साइन बदल जाएगा, ये तो हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा +1। समझ गए? ठीक है। Yes, sir. अब बात ये आती है कि सर मैं प्लस का कॉमन लूं या माइनस का, दोनों ही सही है होने में। तो आपको इस तरीके से कॉमन लेना है कि इसके अंदर के बचे हुए नंबर्स और इसके अंदर के बचे हुए नंबर सेम हो। तो 3x - 1 है, यहाँ पे -3x + 1 है, ये दोनों सेम नहीं है ना, No, sir. नो लेकिन सर ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों सेम है। Yes, sir. तो मैं बताओ +1 कॉमन लूंगा या -1 कॉमन लूंगा? सेम नंबर बताना है -1. -1 -1। समझ में आई बात? पहले में से तो कॉमन आप बिल्कुल बिना सोचे ले लो, अगले में से क्या कॉमन लेना है वो सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर ऐसी चीज ही बचनी चाहिए जो इससे एग्जैक्टली मैच करती हो, साइन भी मैच करता हो और इसकी शक्ल सूरत सब मैच करती हो। तो मेरे को -1 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि अंदर 3x - 1 बच जाए। अब आप देखो, ये दोनों और ये दोनों एग्जैक्टली सेम हैं, हैं? यस सर Yes, sir. इस स्टेज पर आने के बाद, आप क्रॉस वेरीफाई करोगे, अपने मन में ही क्रॉस वेरीफाई करोगे कि मैंने सही किया है कि गलत किया है। कैसे क्रॉस वेरीफाई करोगे? इनको मल्टीप्लाई करा के। तो मुझे बताओ 4x × 3x क्या होता है? 12x. 12x स्क्वायर 12x²। देखो पहला टर्म मैच कर गया, पहला टर्म मैच। Yes, यस सर sir. ठीक यस है। सर। अगला 4x × -1 क्या होता है? -4x दूसरा टर्म भी मैच कर गया, -4x दूसरा यस टर्म सर भी मैच कर गया। चलो तीसरा टर्म -1 × 3x क्या होता है? -3x -3. तीसरा टर्म भी मैच कर गया, Yes, sir. और लास्ट -1 × -1 क्या होता है? +1. +1 चौथा टर्म भी मैच कर गया। इस स्टेज पे आने के बाद एक बार आप पीछे मुड़ के देखोगे और पिछली स्टेप में चेक करोगे कि इनको इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारे टर्म्स वापस से मेरे को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते चारों। अगर मिल सकते हैं तो यानी कि आपने कॉमन भी सही लिया है और अंदर के बचे हुए नंबर्स भी सही लिखे हैं। और लेकिन अगर एक भी टर्म मिसमैच आ रहा है चारों में से, दैट मीन्स आपने कोई ना कोई गलती की है। ठीक है, ये आपको केवल अपने आप में क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका बताया मैंने, आपको एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करना वहां पे, ऐसे फेयर में ऐसे दिखाना नहीं है कि 4x × 3x। ये आपको मन में मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये ऊपर के टर्म्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर अब Yes, sir. अब देखिए, अब आपके पास यस दो ही सर। टर्म्स हैं देखा जाए तो, यहाँ पे एक टर्म है ये और दूसरा टर्म है ये।
क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी टर्म जो होती है पॉलिनोमियल में प्लस या माइनस साइन पे अलग होती है। तो माइनस साइन यहाँ आ रहा है, आ रहा है ना। तो एक टर्म Yes, पूरी यहाँ sir. से लेके यहाँ तक है और दूसरी टर्म पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके अंदर की जो ये चीजें हैं ये तो इसके फैक्टर्स हैं, पहली टर्म के दो फैक्टर्स हैं और ये दूसरी टर्म के भी ये दो फैक्टर्स, लेकिन टर्म्स तो दो ही है ना। तो दोनों टर्म्स में से अब क्या क्या कॉमन आ रहा है वो चेक करूंगा। तो पहली और दूसरी टर्म दोनों में एक एक फैक्टर फिर से कॉमन आ रहा है, आ रहा है एक Yes, एक sir. फैक्टर। तो वो फैक्टर को मैंने Yes, यस sir. बाहर सर। कॉमन ले लिया, 3x - 1 को। अब अंदर क्या बचा, तो पहली टर्म थी ये पूरी, इसमें से 3x - 1 तो बाहर गया, तो अंदर 4x बचेगा केवल। यस सर। ठीक है, अब बीच में माइनस साइन है तो आप भी माइनस साइन लगाओ। दूसरी टर्म में से भी 3x - 1 यहाँ बचा, यहाँ पे ले लिया मैंने कॉमन, तो ये -1 अंदर बचेगा, यस सर। -1 बचेगा। तो माइनस तो लगा दिया आपने, केवल 1 और लिखो, -1। ठीक है, तो ये आपने जो आपका ओरिजिनल पॉलिनोमियल था इसको तोड़ के दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया और यही इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है। यही आपका फाइनल आंसर है। पीछे से मैच करो, मैच करो पीछे से, यही आंसर। बोलो, सही है क्या आंसर? बोलो बच्चों, यस सर। सही है, मैच कर रहा है पीछे, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, सही है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल को दो फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। ये मेरा ओरिजिनल पॉलिनोमियल था, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म थी। हमने सीखा था शुरुआत में चैप्टर की कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, फैक्टराइज क्या होती है। ये तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, जिसमें टर्म्स दिखाई दें, जैसे ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है, जिसमें फैक्टर्स दिखाई दें। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया दो फैक्टर्स में, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। और फैक्टर से फैक्टर हमेशा मल्टीप्लाई से साइन से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई साइन है। अच्छा, कई बार अगर पीछे आंसर इस तरीके से दिखाई दे तो वो भी सही है। इसमें 4x - 1 पहला फैक्टर यहाँ दिखाई दे एंड 3x - 1 दूसरा फैक्टर यहाँ दिखाई दे, तो ये फैक्टर चाहे से इधर उधर भी हो सकते हैं। ये इधर की साइड आ जाए, ये इधर की साइड आ जाए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं 2 × 3 लिखूं या 3 × 2 लिखूं, दोनों ही 6 आएंगे। बोलो, यस सर। दोनों ही 6 आएंगे ना। Yes, sir. तो आप 3x - 1 × 4x - 1 लिखो या आप 4x - 1 × 3x - 1 लिखो, दोनों ही सही है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। अभी आपने -7x को -4x और -3x करके स्प्लिट किया। अब मैंने क्या कहा था, इसको इधर भी लिख सकते हो। तो अगर आप इसको -3x और -4x से स्प्लिट करते अगर, तो पता है क्या होता, ये फैक्टर इधर बन के आता और ये फैक्टर इधर बन के आता, तो आंसर तो कॉल मिला के वही रहता ना। दो फैक्टर्स तो ये निकलते हैं ना। ऑर्डर में इसमें मैटर नहीं करता है कि कैसे लिख रहे हो आप, 3x - 1 पहले लिख रहे हो या 4x - 1 पहले लिख रहे हो। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फैक्टराइज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनटू टू फैक्टर्स। अच्छा, इसके दो ही फैक्टर्स क्यों निकल के आए? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अगर ये क्यूबिक होगा जैसे अगले क्वेश्चन में, तो 3 फैक्टर्स निकल के आएंगे। फाइन, समझ आया? बोलो Yes, सब। sir. यस सर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फोर्थ का एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाऊंगा, बाकी दो होमवर्क रहेंगे। बोलो, फर्स्ट तो मैंने करवा दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ में से एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 50% मैं कराऊंगा, 50% आपको करना है। बोलो कौन सा करवाऊं, जो आपकी इच्छा हो। हम्म, बोलो, अगर नहीं बोलोगे सर तो मैं मेरे फोर्थ करा हिसाब से दो। करूँ। फोर्थ सर करवाऊं? फोर्थ। ठीक है, एज यू विश। फोर्थ पे आ जाओ। 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 लिखो फिर। 3x² - x - 4 लिख लिया क्वेश्चन? हम्म, लिख लिया बच्चों क्वेश्चन? चलें आगे।
देखो फिर से Yes, sir. खिड़की खोल ली बगल में, राइट साइड में खिड़की खोल लो। क्या क्या चीजें लिखनी है वहां पे? ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए और बी। चारों की वैल्यूज में बताता हूँ क्या क्या डालेंगी। लिख लिया? इतना काम कर लिया? यस सर। ठीक है Yes, सर। sir. अब आप देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या रहेगा? तो ए प्लस बी रहेगा, पहले तो आप इन तीनों के कोएफिशिएंट्स निकालो, तीनों टर्म्स के, मतलब निकालने का मतलब है मन में सोचो क्या क्या होंगे। तो इस टर्म का कोएफिशिएंट 3 है, इस टर्म का कोएफिशिएंट बताने क्या है, मन में ही सोच के देख लो क्या आएगा, बताओ। -1। -1, वेरी गुड। और इस लास्ट वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? -4। -4। क्लियर है? इसका कोएफिशिएंट 3, इसका Yes, -1, sir. इसका -4। तो जो मिडिल टर्म है, लीनियर वाली टर्म है ये वाली, इसके कोएफिशिएंट को तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो वहां पे, क्या आ जाएगा? -1। कोई डाउट? कोई डाउट बताओ? मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को एज इट इज वहां पे छाप दो, सोचो ही मत कुछ, छाप दिया। और जो अगल बगल के कोई टर्म्स हैं इनके कोएफिशिएंट्स को गुणा करो और गुणा करके लिख दो वहां पे, ठीक है? तो गुणा करो, 3 × -4 क्या होता है? -12. -12। तो यहाँ आ जाएगा -12। समझ में आया? यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -12। क्लियर है यहाँ तक? कैसे आपने ए प्लस बी और ए यस इंटू सर। बी लिखा? फिर से सुन लो। ए प्लस बी तो क्या होगा, जिस टर्म को आपको स्प्लिट करना है ना मिडिल टर्म, उसका कोएफिशिएंट होगा, एज इट इज छाप दो। और ए इंटू बी क्या होगा, अगल बगल के टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे इसका 3 है, इसका -4 है, इन दोनों को गुणा करके वहां पे लिखना है। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो अब आपको दो सर नंबर, -4 और +3। आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए? -1 आ जाए। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। और उन्हीं दोनों नंबर्स को जब आप गुणा करो तो क्या हो? -12। तो वो दो नंबर्स कौन से सर हो रहे हैं? -4 +3। Sir, -4 + 3. -4 + 3, -4 + 3। देखो, -4 के साथ 3 जोड़ोगे तो -1 आ जाएगा, और -4 के साथ 3 को गुणा करोगे तो -1 आ जाएगा। तो दो नंबर सोच लिया आपने। अब फिर मैंने क्या कहा, उल्टा भी कर सकते हो आप, 3 यहाँ पे भी लिख सकते हो और -4 यहाँ पे भी लिख सकते हो, क्योंकि 3 और -4 लिखोगे, सपोज करो आप यहाँ पे ये 3 यहाँ लिखते और -4 यहाँ लिखते तो भी वही होता, 3 + -4 -1 हो जाता, और 3 × -4 वही -12 हो जाता। तो चाहो तो आप -4 and 3 लिख लो, वो भी सही है, और चाहो तो आप 3 and -4 लिख लो, वो भी सही है। ठीक है? तो आप कह रहे हो -4 3, तो वैसे इसी फॉर्म में लिख लेते हैं -4 3। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब क्या करना है, Yes. मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म। तो पहली और आखिरी टर्म को तो छेड़ना ही नहीं है। पहली टर्म 3x² -4 एज इट इज। मिडिल टर्म क्या है मेरे पास? -x, इसको स्प्लिट करना है। तो मैंने आपको कैसे बताया स्प्लिट करना, पहले तो वो जो दो नंबर्स आपने निकाले अभी खिड़की में जाके, उनको लिख दो एज इट इज। ठीक है, उनको लिख दो एज इट इज। तो -4 है और +3 है, एक तो है -4, एक है +3, और उनके आगे दोनों को फ्री में x दे दो, इसको भी x, इसको भी x। x क्यों दिया? क्योंकि मैं x वाली टर्म को स्प्लिट कर रहा हूं, तो x वाली टर्म x में ही तो स्प्लिट होगी। अगर आप x नहीं लिखोगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई। अब x वाली टर्म कांस्टेंट टर्म में थोड़ा ना स्प्लिट होगी। ठीक है? तो उधर से नंबर्स को कॉपी पेस्ट करो, -4 + 3, और दोनों को फ्री में x दे दो, x x। तो ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा प्लस का 3x। यहाँ तक समझ आया? यस सर। बोलो, यहाँ तक समझ आया सभी को? Yes. ठीक है। अब फिर क्या हुआ, 3 से 4 टर्म्स हो गई, ये 3 थी, अब कितनी हो गई आज की तारीख में? 4। क्या करेंगे, पहली दो और आखिरी दो में से कॉमन लेंगे, बोलो। यस सर। तो 3x² और -4x, इन दोनों टर्म्स में से आपको क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है सर x। जो दोनों में है? तो x, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x तो कॉमन है दोनों में, Yes, sir. 1x कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद 3x² में से 1x तो ले लिया कॉमन, तो 3x² डिवाइडेड बाई x करोगे तो क्या बचेगा अंदर, बोलो। 3x। 3x, वेरी गुड। ये
अगली टर्म है माइनस का 4x। अब माइनस के 4x में से x को कॉमन ले लिया, x से x एक तरीके से कट गया, क्या बचा अंदर? 4 4 -4 माइनस 4 -4। ये तो हो गया पहली दो टर्म्स का काम तमाम। अब चलते हैं अगली दो टर्म्स के बाद। तो 3x और 4 में से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं आ रहा था, इसमें भी नहीं आ रहा है कुछ कॉमन। आ रहा है क्या बताओ? नो तो सर। अगेन वापस दो ऑप्शंस हैं, +1 या -1 कॉमन ले सकते हैं। बोलो, अगर +1 सर कॉमन लेंगे तो +1 अंदर क्या बचेगा? +1 कॉमन सर लेंगे तो अंदर 3x - 4 3x -4 एज इट इज कॉपी पेस्ट होकर अंदर बच जाएगा। और अगर मैं -1 कॉमन लूंगा तो फिर अंदर क्या बचेगा? -3 + 4 -3x + 4 -3x+4 साइन बदल के अंदर बचेगा। तो अब साइन बदल के अंदर, अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए जिससे वो ये वाली चीज मैच कर रही है? +1 तो +1 से मैच कर रही है, 3x - 4 3x - 4। yes sir दैट मीन्स मुझे +1 को कॉमन लेना है, तो +1 कॉमन ले लो, अंदर बच गया 3x - 4। इस स्टेज पे आने के बाद फिर अगली स्टेप क्या होती है बताओ? बोलो सर अगली। इन दोनों में से कॉमन लेगी सर। वो तो हमारे पेयर में होती है, लेकिन मैंने कहा था ना एक क्रॉस वेरीफाई करने वाली भी स्टेप होती है जिससे हमको सर ये यहाँ पे दो पेयर बन रहे हैं ना। हाँ हाँ। सर दो टर्म्स है ना यहाँ पे सर, x हम्म ब्रैकेट 3x - 4 और प्लस हम्म 1 हम्म 3x - 4। हम्म। सर इनमें से 3x - 4 कॉमन ले लेगी। वो तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ना है वो बता रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैंने कहा था ना कि चेक कर लेना कि इतना सही किया है कि यस नहीं सर, किया। सर वो x से सर 3x - 4 और 1 से इन 3x - सबको 4 को मल्टीप्लाई करके वापस लिखिए। एक्सपेंडेड फॉर्म में, अभी ये फैक्टराइज फॉर्म की तरफ जा रही है ना, एक स्टेप पीछे ले चलो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखो, x × 3x क्या होता है बोलो? 3x²। 3x² मैच हो गई पहली टर्म। ठीक है, यस सर। x × -4 क्या होगा? -4x। -4x। ठीक है, ये भी मैच हो गई। यस सर। ठीक है, और आगे चलो फिर, +1 × 3x ये क्या होगा? 3x। +3x। तो एक काम करते हैं फिर, हितेंद्र के अलावा बाकी सबका माइक ऑफ कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी बोला तो जा नहीं रहा है आपसे, सभी को लगा कि आए हो मुंह पे, है ना, मुंह पे तकलीफ हो रही है काफी बोलने में, तो सबको मैं परमानेंट म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, वेट ए मिनट, कर दूं सबको परमानेंट म्यूट? बोलो, yes sir तो भाई क्यों नहीं बोल रहे हो? मीटिंग लीव करके वापस आ जाओ जल्दी से। चलो कंटिन्यू करो। +1 × 3x क्या होगा? +1 × 3x +3x। plus +3x मैच कर गया तीसरा टर्म भी। और +1 × -4 क्या होगा? minus -4। ये चौथा टर्म भी मैच कर गया, चारों टर्म्स मैच कर रहे हैं, यानी कि यहाँ तक का काम सब सही है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन दो टर्म्स में से, अब दो ही टर्म्स हो गए हमारे पास, चार में से दो बना दी हमने, एक टर्म ये बना दी एंड सेकेंड टर्म हमने ये बना दी। तो इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन है? तो इसमें 3x - 4 3x - 4 ये दो, ये एक फैक्टर दोनों में कॉमन है। yes sir तो मैं क्या करूंगा, इस 3x - 4 को बाहर ले लूंगा कॉमन की तरह। अब अंदर क्या बचा? इधर से मैंने 3x - 4 को कॉमन x लिया, + 1 तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा +1, x +1 + 1। तो दूसरा फैक्टर बन गया मेरा x + 1। मैच करो पीछे, आंसर यही क्या? yes sir मैच करिए फटाफट। yes sir यही आ रहा है। हो सकता है x + 1 पहले रखा हुआ हो और 3x - 4 बाद में रखा हुआ हो, तो वो तो मैंने बता ही दिया, वो तो अलाउड है, जैसे हम कोई सा फैक्टर किसी भी ऑर्डर में रख दें, क्योंकि हो तो वो मल्टीप्लाई रहा है ना, मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में करो आंसर सेम ही आता है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? yes sir यस सर। तो चलिए, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आपने सीख लिया है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ मैंने करा दिए, सेकंड एंड थर्ड आपको अपने आप करना है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। चारों ही क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं वो सीखेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। देखो इसके अंदर क्या क्या काम करना पड़ता है, इसके अंदर 3 स्टेप में होता है ये। पहली स्टेप में क्या होता है, एक मेथड अप्लाई होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड।
हिट एंड ट्रायल मेथड। तब 3 स्टेजेस होंगी इसमें, है ना। दूसरी स्टेप में क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन चलेगा, जो हमने सीखा था, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, और तीसरी स्टेप में ये का यही काम होगा जो अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यानी कि इसमें भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो चलेगा, लेकिन लास्ट स्टेप पे चलेगा, लास्ट स्टेप पे। पता है क्यों? क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ओनली एंड ओनली पॉलिनोमियल जब क्वाड्रेटिक बन जाता है तब किया जाता है। जब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक बन जाता है तब किया जाता है। अभी तो ये क्यूबिक है, तो जब हम ये 2 स्टेज से पार होके आ जाएंगे, हिट एंड ट्रायल एंड लॉन्ग डिवीजन, तो यही पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक बन जाएगा, मतलब इसका एक फैक्टर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो जब वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फिर एंड में मैं वापस वो का वही काम करूंगा जो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं कर रहा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। समझ में आई? ये 3 स्टेज में ये सारे क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? पहले सबसे पहली स्टेप क्या करनी पड़ेगी, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, तुक्का मारना। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, अलग अलग वैल्यूज का तुक्का मारना। सेकंड क्या है, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन हमने किया था बीच में, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि Yes, क्वेश्चन एंड sir. रिमाइंडर दोनों चाहिए होते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन ही करना पड़ता है। वो लॉन्ग डिवीजन मैंने क्या कहा था, बाद में काम आएगा, तो इस जगह काम आ रहा है। और तीसरा क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो अभी अभी अपन क्वेश्चन नंबर 4 में करके आए हैं, वो का वही सेम टू सेम काम। क्लियर है सभी को? चलें आगे, Yes. करें पहला क्वेश्चन। चलिए देखो, बोलो सबसे पहला स्टेप क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। बोलो पहला स्टेप क्या हिट है। एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई मेथड, अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और Long थर्ड, division. और थर्ड स्टेप क्या है, स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अभी अभी हमने 4th क्वेश्चन में किया ही। चलो स्टार्ट राइटिंग। पहला क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स की वैल्यू, इसको भी पी ऑफ एक्स से डिनोट करा देंगे, क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल का नाम नहीं गिवन है तो एक नाम तो देना ही पड़ेगा हमको। तो पी ऑफ एक्स है, क्या है, क्यूबिक है, एक्स क्यूब माइनस 2x² बाद में है -x + 2। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स दिखाई दे रही थी, 1 2 3, तो क्यूबिक में 4 दिखाई दे रही है। देखो 1 2 3 4, सब में 4 टर्म्स हैं। Yes, यस sir. सर। और मान लो जिसकी डिग्री 4 होगी उसमें कितनी दिखाई देंगी, जिसकी डिग्री 4 होगी उसमें 5 टर्म्स सर दिखाई 5। देंगी, उसमें 5 टर्म्स दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5, यानी जो भी डिग्री होती है उससे एक ज्यादा हो जाती है टर्म। डिग्री 2 थी तो टर्म्स 3 है, डिग्री 3 है तो टर्म्स 4 है। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, तो 4 टर्म्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था बताओ, हिट एंड ट्रायल Hit and मेथड। हिट trial एंड method. ट्रायल मेथड। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि यार ये क्यूबिक है ना यार, तो क्यूबिक में से इसके, अगर ये क्यूबिक है तो उसके कितने जीरोस निकल सकते हैं, इसके 3 जीरोस निकल सकते हैं। ये हमने पहले भी सीखा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, जितनी डिग्री होती है, सीखा है ना हमने पहले। तो Yes, 3, sir. अगर इसकी यस 3 सर। डिग्री है तो उसके 3 जीरोस निकल सकते हैं। ये कह रहा है तुक्का लगा के, तुक्का लगा के कोई भी एक जीरो निकाल दे यार, फिर आगे मैं संभाल लूंगा। तुक्का लगा के कोई भी एक जीरो निकाल दे। अब कैसे निकालूं सब मैं तुक्का लगा के, तो आपको याद हो जब मैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इंट्रोड्यूस मैंने आपको किया था टॉपिक, जब ये टॉपिक पहली बार मैंने आपको पढ़ाया था कुछ क्लासेस पहले, तो मैंने तुक्का लगा के ही तो उसको जीरो बनाया था। पहले मैं पी ऑफ 1 ले रहा था, फिर मैं पी ऑफ 2 ले रहा था, फिर मैं तुक्का लगा के पी ऑफ -2 ले रहा था, 3 ले रहा था, सबकी वैल्यूज Yes, निकाल रहा sir. था। और एक ना एक जगह आके, कोई ना कहीं जगह आके ये वैल्यू जीरो हो रही थी। बोलो, मुझे पता Yes, नहीं, sir. ये पता नहीं है कि कहाँ हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो, एक जगह जाके वो जीरो हो रही थी। बोलो यस और नो। यस Yes, सर। sir. ठीक किया था, यस तो सर। वो जो हमने उस समय किया था वो हिट एंड ट्रायल ही तो था, वही हिट एंड ट्रायल हमको यहाँ करना है। अब तो सर अब हिट एंड ट्रायल तो वो हो सकता है 1 पे भी आ जाए, हो सकता है वो 2 पे भी हो जाए, हो सकता है वो 3 पे भी हो जाए, हो सकता है वो -1 पे भी हो जाए, हो सकता है वो तो चलते ही जाएंगे। कब तक करें, बिल्कुल चलते ही जाना है, लेकिन कुछ भी फेयर नहीं करना है, सब रफली करना है। पी ऑफ 1 भी रफली सोचो, 2 भी रफली, 3 भी, ये सब रफली सॉल्व करो कहीं पर भी, लेकिन जिसमें जीरो आ जाए, मान लो इसमें आया 5, मान लो इसमें आ गया 3, इसमें मान लो जीरो आ जाए, जिसमें भी जीरो आ जाए उसको कर देना फेयर, उसको फेयर वर्क में नोट करना है केवल जिसमें जीरो आ जाए, बाकी सबको फेयर वर्क में नोट नहीं करना है। अब हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है, कई बार पहली बारी में जीरो आ जाता है, कई बार दूसरी बारी में आता है,
ठीक है, कई बार किसी बच्चे की इच्छा होती है कि सर मैं तो -1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसने -1 से स्टार्ट किया और तुक्का लग गया और पहली बार में 0 आ गया। क्लियर है ये सारी बातें जो भी मैंने आपको कही? क्या Yes, करना है sir. हिट एंड ट्रायल मेथड में? Yes, sir. तो हम लॉजिकली चलते हैं, P(1) से स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं ब्लू इंक से लिख रहा हूँ, यानी कि अभी आपको ये नोट नहीं करना है, ये आपको रफली तुक्का लगा के देखना है। तो P(1) में क्या होगा? 1 का क्यूब। सर 1 से आ जाएगा। अच्छा, पहले तुक्के में आ गया क्या? क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है ना, तो पहला क्वेश्चन इजी देता ही है, तो इसलिए इस बार तो पहले से ही आ गया। -1 + 2 क्या किया मैंने? x की जगह 1, x की जगह 1, x की जगह P(1) निकाला। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1। ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर 2, -1 + 2। तो 1 + 2 भी 3 हो गया, और -2 - 1 भी 3 हो गया। 3 - 3 0, बिंगो। पहली बार में ही 0 आ गया हमारा, तो पहला ही तुक्का Yes, लग गया। sir. यस सर। बोलो, पहला तीर ही निशाने पे लग गया। तो मैंने क्या कहा? अगर 0 आ जाए तो फिर उसको फेयर में नोट डाउन कर लेना। तो अब मैं इसको फेयर में नोट डाउन कर रहा हूँ। देखो कैसे फेयर में नोट डाउन करेंगे। टेकिंग x = 1। ठीक है, वी हैव या वी गेट P(1) = 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 प्लस लास्ट में क्या है? 2। अब पहले क्यूब्स एंड स्क्वायर्स को सॉल्व करते हैं। तो 1 का क्यूब होता है 1, -2 × 1 का स्क्वायर भी होता है 1, -1 + 2। अब उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं। तो 2 × 1 2, -1 + 2। चलिए, पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ो एंड नेगेटिव नेगेटिव जोड़ो। ये पॉजिटिव, 3. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। 1 + 2, पॉजिटिव पॉजिटिव 3, और नेगेटिव नेगेटिव -3, एंड 3 - 3 इज 0। 0. तो P(1) से ये 0 आ गया। यहाँ तक समझ में आई Yes, Yes, बात? sir. यहाँ तक समझ में Yes, आई sir. बात सबको? अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ तक कर लिया नोट डाउन सबने? yes, sir. ठीक है, चलो पहले एक लाइन लिख लो कि अगर P(1) हेयर, अगर P(1) 0 आ गया है, इसका मतलब ये हो गया ना कि x = 1 इज द 0 ऑफ Px। ये चीजें हमने पहले भी करी थी पिछली एक्सरसाइज में, याद हो तो? Yes, sir. ठीक है, हमको चेक करने के लिए कहता था ना कि चेक करो कौन सा 0 है कौन सा नहीं है। तो अगर P(1) 0 आ गया, तो यानी कि x = 1 जो है इस P(x) का 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखने से ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनना इसके बाद। अगर x = 1 0 होगा, तो x -1 फैक्टर होगा। क्या कहा मैंने? यानी उसका उल्टा साइन। अगर 1 पे 0 हुआ है तो -1 पे फैक्टर होगा, अगर -1 पे 0 हुआ तो +1 पे फैक्टर होगा, अगर 2 पे 0 हुआ तो -2 पे फैक्टर होगा, और अगर -2 पे 0 हुआ तो +2 पे फैक्टर होगा। 3 पे अगर 0 हुआ तो -3 पे फैक्टर होगा, अगर -3 पे 0 हुआ तो 3 पे फैक्टर। और इससे ज्यादा जाती नहीं है +3. कहानी, इससे ज्यादा कहानी जाती नहीं है। 1 -1 2 -2 3 -3, इन 6 के अंदर अंदर ही कहीं ना कहीं वो 0 आ ही जाता है लगभग। आपके मतलब 9th क्लास में इससे ज्यादा लेवल वो देगा नहीं कि 4 5 पे 0 बन रहा। ठीक है, तो उल्टा कर देना है। तो अभी 1 पे 0 हुआ है ना, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा? इसी पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या बन जाएगा? X -1. x-1 इज द फैक्टर, इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो 3 में से एक फैक्टर तो आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लिया है। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. सभी को समझ में आया? हिट एंड ट्रायल मेथड यानी स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। 3 स्टेप्स में बताया था ना मैंने, हिट एंड ट्रायल, लॉन्ग डिवीजन एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हिट एंड ट्रायल वाले का काम यहाँ पे था। स्टेप 1 खत्म हो गई। मतलब मेरी क्या किया मैंने? तुक्का लगा के देखा कहाँ 0 आता है, जहां पर भी 0 आया तो उससे एक 0 मिल गया, और 0 से फिर मुझे फैक्टर मिल गया। उल्टा कर गया ना, x = 1 पे अगर 0 मिला तो x -1 इसका एक फैक्टर होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये 1 जो है, ये +1 उधर जाएगा x के पास। देखो x = 1 है, ये 1 जब इधर जाएगा तो x -1 होगा ना, होगा नहीं होगा? और Yes, अगर sir. ये x = -1 होता तो उधर जाके +1 हो जाता। होता नहीं होता? समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है साहब, एक स्टेप कंप्लीट। अब अगली स्टेप क्या है? तो अगली स्टेप के लिए कुछ चीजें सुनो। मुझे बताओ, अगर
अगर 6 का मुझे फैक्टर्स करना है, क्या करना है बेटा मुझे 6 के फैक्टर्स करना है। फैक्टर्स। अब Factor. वैसे तो आपको पता है कि 6 के फैक्टर्स 2 into 3 होता है, वो एक अलग बात है, पता है, इजी लिया मैंने। लेकिन मान लो एक बार के लिए, मान लो आपको नहीं पता, सर मुझे नहीं पता 6 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स हैं सर मुझे नहीं पता, तो मैंने एक हिंट दे दिया कि चलो एक फैक्टर मैं बता देता हूँ। मैंने एक फैक्टर बता दिया 2 है, तो इस नंबर और इसके एक फैक्टर की मदद से आप दूसरा फैक्टर कैसे निकालोगे? 6 को 2 से डिवाइड करके। Divide तो करके. 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो दूसरा फैक्टर मिला नहीं मिला? 3। बोलो। Yes. Yes, sir. और बाय द वे अगर मैं 3 बता देता आपको कि यार एक फैक्टर 3 है, तो आप 6 को 3 से डिवाइड करके वापस दूसरा फैक्टर 2 निकाल लेते हैं। समझ आया? यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आया ना? सपोज करो मैंने कहा 21, मैंने कहा 21 के फैक्टर्स बताओ, आपने कहा सर नहीं पता, एक बता दो प्लीज। मैंने कहा एक फैक्टर है 7, तो बताओ दूसरा क्या होगा? 3. 3। 3. 21 को 7 से डिवाइड करके 3। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे अब सुनो, Yes. मेरे पास पूरा पॉलिनोमियल क्या था? ये मेरा पूरा पॉलिनोमियल था पूरा। इसका एक फैक्टर आपने अभी अभी निकाला है x-1 निकाला है यस रिटेन सर। ट्रायल से। Yes, sir. Yes, तो sir. इसके बचे हुए फैक्टर्स निकालने के लिए, जैसे आप 6 को 2 से या 6 को 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तभी इसके बचे हुए फैक्टर्स आएंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है स्टेप नंबर 2, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ नाउ वी डिवाइड। अब मैं डिवाइड करने वाला हूँ किसको? ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल था p ऑफ x को। किससे? इसके एक जो फैक्टर मैंने निकाला है उससे, बाय इट्स फैक्टर। कौन सा फैक्टर निकाला है मैंने? इसका x-1। और ये सब काम मैं क्यों कर रहा हूं? टू ऑब्टेन द अदर फैक्टर्स, टू ऑब्टेन द अदर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x, टू ऑब्टेन द अदर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। तो अब आपको p ऑफ x को इससे डिवाइड करवाना है, डिवाइड करा के और दूसरे फैक्टर्स पता करना है। यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड में पहले बता चुका हूँ, हालांकि उस दिन कुछ नेटवर्क इशू की वजह से आप लोग लीव हो गए थे, ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मैंने कहा था कि अच्छे से वीडियो देख लेना, तो आई होप सबने वो वीडियो देखी होगी जिसमें लॉन्ग डिवीजन यस मेथड सर। Yes, sir. डिस्कस हुआ था। Yes, sir. तो फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो देखते हैं। तो चलो मैं नेक्स्ट पेज से शुरू करता हूँ। एक फ्रेश पेज लेना लॉन्ग डिवीजन के लिए। क्या है मेरा p ऑफ x? x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 लिख देता हूँ। x³ माइनस 2x स्क्वायर, आगे क्या है? माइनस x प्लस 2। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ यार, क्योंकि ऊपर फिर इसका क्वोशंट भी तो लिखेंगे, जगह नहीं बचेगी। x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इस तरीके से एक फॉर्मेट बना लेंगे। किससे डिवाइड कर रहे हैं? इसके एक फैक्टर। इसका एक फैक्टर क्या है? x-1। x-1। ठीक है, क्या करते थे हम? यहाँ पे एक बगल में खिड़की खोल लेते थे। ठीक है, पहला स्टेप। अच्छा, सबसे पहले चेक ये करना होता है कि जो डिविडेंड है इसमें सारे टर्म्स होने चाहिए। 3 पावर के टर्म्स भी हैं, 2 के भी हैं, 1 के भी हैं और 0 के भी हैं। सबके हैं Yes, sir. टर्म, और सब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। 3 2 1 0। Yes, वो भी sir. हो रहा है, वो भी हो रहा है। Yes, sir. और डिवीजर में भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए, तो 1 और ये 0, तो इसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो सब सही है, सब सही है, बस निकालना शुरू कर दो। हाँ, कैसे निकालते हैं? पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करते हैं हमेशा। हमेशा डिविडेंड की पहली टर्म को डिवीजर की पहली टर्म से डिवाइड करते हैं। तो पहली टर्म है यहाँ पे x³, उसकी पहली टर्म क्या है बेटा? x। डिवाइड करना क्या आएगा? x³ को x से डिवाइड करेंगे तो X square. x स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो ऐसे देख सकते हो कि x³ का मतलब है x इंटू x डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? x। तो एक x तो कट जाएगा, x इंटू एक्स क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। या फिर शॉर्टकट ये है कि वहां पे 3 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो एक पावर कम हो गई, 3 में से एक गया, 2 पावर बच गई, तो क्या आया बेटा? x स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. अब जो ये आंसर आया इसको क्वोशंट की पहली टर्म के फॉर्म में ऊपर नोट डाउन कर लेंगे। क्वोशंट की पहली टर्म मिल गई है x का स्क्वायर, x स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir.
अब क्या करना है, इस टर्म को डिवीजर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। जित दोनों का मतलब जितनी भी टर्म्स है, मान लो 3 टर्म्स होती तो तीनों से करता, 4 होती तो चारों से करता, 2 हैं तो दोनों से करूंगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करके तो यही मिलने वाला है एक्स क्यूब। क्यों? आपने 6 को 3 से डिवाइड करके 2 ले आया, तो अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 6 ही तो मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. आपने एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर ले आया है, तो अब एक्स को वापस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब ही तो मिलेगा। सेम वही चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी? Yes, sir. वही मिलेगी। तो पहली चीज तो आप आंख बंद करके भी नोट डाउन कर सकते हो, एक्स क्यूब पता है मुझे वही मिलेगा। बस दिमाग लगाना है दूसरी तीसरी चौथी चीजों पे, जो अगली चीजें हैं तो उसमें दिमाग लगाओ। एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? Minus x square. माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस का एक्स स्क्वायर। तो क्वोशंट को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया यहाँ तक काम। अब अपने को क्या करना होता है, एक Yes, बार sir. इनका टर्म अरेंजमेंट भी ध्यान में रखना होता है। देखो, क्यूब के नीचे क्यूब ही अरेंज होना चाहिए, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ऐसा ना हो कि ये मैं यहाँ पे लिख दूं माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं, गलत हो जाएगा। इनके नीचे इनके जो सेम पावर है वही वाली टर्म्स अरेंज होनी चाहिए। समझ में आया? Yes. ठीक है। यस सर। अब क्या होता है, अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं आपको Sign कह change. दूं, मैं आपको कह दूं कि 22 को 3 से डिवाइड करो, आपने कहा 3 7 या 21, तो फिर आप क्या करते हो, 22 में से 21 माइनस ही तो करते हो। क्या करते हो Yes, बोलो? sir. माइनस करते हो ना। Yes. तो आपके पास यहाँ पे ये +21 होता है, तो आप इसका साइन बदल के -21 कर देते हो और आंसर 1 आ जाता है, रिमाइंडर 1 आ जाता है। यही करते हो नहीं करते हो बताओ, जो नॉर्मल डिवीजन होता है। यस सर। तो आपने इस चीज का साइन बदला ना, प्लस का माइनस किया। अब आप वहां पे लिखते नहीं हो माइनस, लेकिन आप मन में सोच लेते हो कि ये माइनस करना है। तो सेम टू सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इनके साइन बदल देंगे जो नीचे चीजें आई हैं। तो ये प्लस में आया है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में आया तो ये प्लस में हो जाएगा। समझ आया? यस सर। यस सर। अब पहली चीज तो कट जाएगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। हमेशा पहला टर्म कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि ये दोनों चीजें जब सेम ही आएंगी, पता है मुझे ये दोनों चीजें सेम आएंगी, तो सेम में से सेम माइनस हो गए तो कटेगा ही ना, जीरो बनेगा ना। यस सर। तो ये तो चीज कट गई, इसको तो क्रॉस लगा दो। हमेशा पहली चीज को काट सकते हो आप, है ना। अब दूसरी चीज को आपको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करें, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। -2x² को याद रखना, अब ये माइनस नहीं है, अब ये माइनस नहीं है, अब ये प्लस बन चुका है। क्या बन चुका है? अब ये साइन चेंज होके प्लस बन चुका है। प्लस। तो आपको क्या करना है, -2x² प्लस x² को सॉल्व करना है। तो -2x² प्लस x² माइनस x² होता है, उसको यहाँ पे Minus लिखना है। अब अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है तो आप देखो उसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो मिनट, आप कैसे सॉल्व करोगे, 1 सेकेंड, अटक रहा है। हाँ देखो, x² है, उसके नीचे x² है, तो आंसर भी x² में ही आएगा। ठीक है, x² तो नीचे आंसर भी किस में आएगा बोलो, x² एक्स में आएगा। स्क्वायर। स्क्वायर। अब केवल और केवल इसके कोएफिशिएंट्स को सॉल्व कर लो। इसके कोएफिशिएंट क्या बचे, -2, और नीचे वाले का कोएफिशिएंट क्या बचा बताओ। +1. प्लस वन वन। -1। बेटा माइनस। माइनस नहीं है, वो प्लस बन चुका है, बताया ना अभी मैंने। वो साइन चेंज हो गया, प्लस यस बन सर। चुका है, और कुछ भी नहीं लगा हुआ तो 1 मानूंगा मैं। तो +1। अब मुझे बताओ -2 + 1 क्या होता है, ये तो सॉल्व कर लोगे। सर -1। -3। भाई -3, -2 + 1 -3 होगा। बोलो। सॉरी सर, -1। आपको किसी से 2 रुपए लेने हैं, आपने 1 रुपया दे दिया उसको, तो अब तो 1 रुपया ही बचा ना आपका देना। आप पहले 2 रुपए कर्जे में थे, माइनस में थे, आपको 1 रुपया मिल गया, तो अब आप 1 रुपया ही कर्जे में रहोगे या 3 रुपए कर्जे में चले जाओगे? बोलो। सर 1 रुपए कट जाए। 1 रुपया कर्जे में आप, ठीक है, समझ में आया, ऐसे सोचा करो। हाँ, तो कहने का मतलब है -2x² प्लस x² एक साथ करना नहीं आता, तो कोएफिशिएंट को सोल्व कर लिया करो। x² तो आएगा ही आएगा, वो तो पता है, क्योंकि x² से x² सोल्व होगा तो x² में ही फॉर्म वैल्यू आएगी। आपने कोएफिशिएंट को सोल्व किया -1, इस -1 को आप इसके आगे कोएफिशिएंट के रूप में लिख दो। अब -1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली क्या लिख सकते हो, माइनस का x²। समझ में आई सारी बातें, माइनस का Yes. x²। फिर क्या करते हैं, अगली टर्म्स को नोट डाउन कर लेते हैं। तो -x एज इट इज नोट डाउन कर लो, +2 भी एज इट इज नोट डाउन कर लो। अब वो का वही स्टेप रिपीट करो जो अभी तक किया। पहले, अब मेरा नया डिविडेंड ये बन चुका है। देखो पहला डिविडेंड ये था, ओरिजिनल डिविडेंड ये था, अब ये डिविडेंड बन चुका है। आप एक चीज नोटिस करोगे,
यहाँ से यहाँ आते टाइम एक पावर कम हो जाएगी, पहले क्यूबिक थी, अब यहाँ आते आते देखो स्क्वायर वाली रह गई, केवल 3 से 2 आ गई पावर। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चलिए अब कब तक इसको सॉल्व करते हुए चलना है, जब तक इसकी पावर इस डिवीजर की पावर से छोटी नहीं हो जाती। हमने लिखा था डिवीजन एल्गोरिथम में कि रिमाइंडर की पावर हमेशा छोटी होनी चाहिए इससे, बताया था मैंने। Yes, Yes, sir. sir. सर तो इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 2, तो अभी तो ये बड़ी है ना, छोटी नहीं है, 2 बड़ी है अभी तो। Yes. तो और इसको सोल्व करके और छोटा करना है, जैसे 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे जाना है और 1 से 0 पे जाना है। जब ये 0 हो जाएगी तब ये इससे छोटी हो जाएगी, तब तक इसको सोल्व करते रहना है। ठीक है, चलो स्टेप को रिपीट करो उसी प्रोसेस को, कि पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करेंगे इधर खिड़की में आके। तो पहली टर्म है माइनस का एक्स स्क्वायर और उधर पहली टर्म क्या है एक्स। करना जरा डिवाइड, क्या आएगा Minus X. माइनस एक्स। वेरी गुड। X. देखो माइनस तो आएगा ही आएगा और पावर कम हो जाएगी, उधर 2 पावर है नीचे 1 पावर है, 2 में से 1 पावर खत्म हो गई तो एक ही पावर बची माइनस एक्स। अब ये क्या हो जाएगी, मेरी क्वोशंट की अगली टर्म हो जाएगी। ये मेरे क्वोशंट की पहली टर्म हुई थी, ये मेरी क्वोशंट की अगली टर्म हो जाएगी, तो माइनस एक्स लिख दूंगा मैं वहां पे ऊपर। फिर क्या करेंगे, वो का वही जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको डिवीजर की सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहली टर्म से मल्टीप्लाई करके तो यही सेम चीज मिलेगी, माइनस एक्स स्क्वायर। दिमाग लगाना है दूसरी टर्म से, ठीक है ना। तो पहली टर्म को तो मल्टीप्लाई करके Yes, सेम sir. आप लिख सकते हो, आंख बंद करके भी लिख सकते हो। दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करके देखो, तो माइनस सर एक्स एक्स प्लस इंटू एक्स माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस एक्स हो जाएगा वो। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अगली स्टेप क्या होती है बोलो। Sign अगली change. किसके, सर नीचे आ जाओ सर, नीचे माइनस वालों एक्स के। स्क्वायर प्लस एक्स के हाँ, तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। माइनस Minus. और पहली पहली चीज तो वैसे भी कैंसिल आउट हो ही जाती है और हो भी रही है। देखो माइनस के एक्स स्क्वायर में मैं प्लस का एक्स स्क्वायर जोड़ूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करूंगा तो 0 बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा। यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो हो गया कैंसिल आउट होके 0। कौन उबासिया मार रहा है, किसको नींद आ रही है बताना जरा। नींद खोलने के तरीके हैं मेरे पास अच्छे अच्छे। ऐसे तरीके हैं कि रात को भी नींद नहीं आएगी। बोलो, आजमाना है क्या किसी पे, क्लास के सर बीच में क्या कोई है सर वो बताओ, पहले मुझे बच्चे का नाम बताओ तो मैं उसी पे आजमाऊंगा। चलो देखो, हाँ अब इधर x है इधर x है, तो x में ये आंसर आना है, ये तो पता है मेरे एक्स स्क्वायर को। x स्क्वायर में आंसर आएगा, 2x. बोलो जितेंद्र, x स्क्वायर नो में सर आएगा टू आंसर। एक्स Minus नो 2x. सर टू एक्स Sir, टू एक्स minus. माइनस टू देखो एक्स सबसे पहले तो ये डिसाइड किया करो आंसर किस में आएगा। अगर x है तो आंसर तो x में ही आएगा, x स्क्वायर में तो आएगा ही नहीं। अब कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करो, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है -1, लिख देता हूँ मैं रफली कहीं। इस नीचे वाले का कोएफिशिएंट क्या है बोलो, +1 या -1। माइनस वन Minus 1. प्लस तो अब रहा ही नहीं ना, वो तो माइनस बन चुका है, तो इसका कोएफिशिएंट भी -1। और -1 क्या होता है, -2. 1 रुपये कर्जे में थे, 1 रुपये और कर्जे में हो गए, तो टोटल 2 रुपये कर्जे में हो गए। Yes, sir. यस सर Yes, क्या हो sir. जाएगा यहाँ पे -2 को एज इट इज लिख दो, तो ये टर्म बन जाएगी माइनस का 2x। क्लियर, यस सर ठीक है। और अब लास्ट टर्म +2 है, उसको एज इट इज नोट डाउन करो। अभी भी इसकी डिग्री छोटी नहीं हुई, अभी भी इसकी डिग्री 1 है और उसकी डिग्री भी 1 है, तो बराबर हुई है अभी। तो आपको छोटी करनी है, तो छोटी करनी है तो एक स्टेप और बनेगा, अभी बनेगा ना एक स्टेप और, सोच के देखो। यस सर खिड़की को इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अपन, एक मिनट। एक स्टेप इसमें आ जाएगा। पहली टर्म को पहली टर्म से एक लास्ट टाइम और, पहली टर्म को पहली टर्म से, तो -2x को x से डिवाइड कराना है, -2x को -2. x खत्म -2। इसको कहाँ रखेंगे हम, क्वोशंट की तीसरी टर्म के फॉर्म। देखो ये लिखा था मैंने क्वोशंट की पहली टर्म, ये हो गई क्वोशंट की दूसरी टर्म। अब क्वोशंट की तीसरी टर्म क्या हो जाएगी, -2। अरे यार क्लास चल रही है ना। सर अंश का माइक बंद कराओ। अंश क्लास चल रही है, हमको भी पता है, मोहल्ले वालों को मत बताओ। अब क्या करना होता है, -2 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी और इससे भी, राइट।
अब पहले से तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो की वही चीज आएगी, जैसा मैंने कहा, बदलेगी नहीं, है ना। -2x का -2x आएगा। इसको तो आप आंख बंद करके भी लिख सकते हो, अगर आपने वहां सही किया है तो। अगर आपने यहीं गलत किया है तो फिर ये भी गलत होगा। अगर आपने ये सही किया है तो यहाँ तो पहली टर्म बिल्कुल एग्जैक्टली मैच खाएगी, जो ऊपर वाली है वो इधर आएगी, है ना। अब दूसरी टर्म्स को सॉल्व करो। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करना, जरा क्या बनेगा, बोलो अंश। +2 +2 +2 माइनस +2 +2। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन चेंज। तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। देखो ये तो कैंसिल आउट होता ही है, लेकिन अब की बार ये भी कैंसिल आउट हो गया, चेक करो। +2 और -2, तो +2 और -2 करोगे तो ये भी 0 बनेगा। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो ये भी कैंसिल, दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। और इन क्वेश्चंस में, इन चारों क्वेश्चंस में, या फैक्टराइज करने के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग डिवीजन वाली स्टेप में नीचे रिमाइंडर 0 ही बचना चाहिए हमेशा। अगर 0 नहीं बचता है तो समझ लेना आपने गलती की है। बताओ हमेशा क्यों 0 बचना चाहिए, सोच के बताओ। सर क्योंकि सर g(x) से छोटा होना चाहिए सर वो। छोटा तो बेटा, ये 7 अगर यहाँ बचता तो भी इसकी डिग्री छोटी होनी चाहिए थी ना, तो डिग्री तो वैसे भी यस सर, छोटी हो डिग्री। जाती। तो डिग्री तो 7 रिमाइंडर बचता तो भी छोटी हो जाती। 0 बचना चाहिए, मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने ऐसे नहीं कहा कि 7 8 9 कुछ बच सकता है, 0 बचना चाहिए। तो 0 क्यों बचना चाहिए यार हमेशा, ऐसी क्या खास बात है। इन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं हमेशा, केवल मतलब फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चंस की। जनरली अगर किसी पॉलिनोमियल सर को, अगर वो पूरा काटेगा तभी तो उसका फैक्टर होगा। वेरी गुड। देखो जनरली अगर मैंने पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है कुछ भी बचना चाहिए, 0 भी बचना चाहिए, 1 2 3 कुछ भी बच सकता है। लेकिन अगर जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है तब तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही बचेगा ना। सीखा है नहीं हमने फैक्टर Yes sir. थ्योरम में, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में। तो यहाँ पे मैं खुद लिख रहा हूँ, मैंने खुद ने लिखा है, चेक करो कि x-1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो मैं इसको फैक्टर से ही तो डिवाइड करा रहा हूँ, इस x-1 को, इस p ऑफ x को इसी के फैक्टर से डिवाइड करा रहा हूँ। अभी मैं 6 को 6 के फैक्टर से डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे 6 का कोई भी एक फैक्टर ले लो 2, तो कुछ रिमाइंडर बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना, पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, बताओ बोलो, समझ आया। यस सर। अभी मैं 6 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर से डिवाइड नहीं करा रहा हूँ। तो जब भी आप किसी नंबर को उसी के फैक्टर से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे नीचे रिमाइंडर नहीं बचेगा। चलिए साहब, लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे खत्म हुआ। अब एक बार मैं लिख देता हूँ। सो पी ऑफ एक्स क्या था, ओरिजिनल लिख लो एक बार। पी ऑफ एक्स क्या था, ओरिजिनल था x³ -2x² -x+2। ये तो ओरिजिनल फैक्टर, ओरिजिनल पॉलिनोमियल था। इसका एक फैक्टर क्या आया था शुरुआत में, हिट एंड ट्रायल से x-1, सही है, X sir. ठीक है। अब इसका दूसरा फैक्टर पता है क्या बनेगा, जो वहां पे क्वोशंट आया है, जो ये क्वोशंट आया है ना, यही दूसरा फैक्टर बनेगा। कैसे, मान लो आपने 6 को उसके एक फैक्टर से डिवाइड किया, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। तो जो ये क्वोशंट आया है यही इसका दूसरा फैक्टर है या नहीं है, बताओ। Yes sir. यही है ना, 3 तो इसका दूसरा फैक्टर है। तो अब की बार क्वोशंट क्या है मेरा, ये, तो यही इस पॉलिनोमियल का दूसरा फैक्टर है। क्या है, x² माइनस x माइनस 2, x² माइनस x माइनस 2। तो दो फैक्टर्स मिल गए मुझे, इसको मैंने दो फैक्टर्स में तो तोड़ दिया, लेकिन फैक्टर्स तो 3 चाहिए ना बेटा। तो कोई बात नहीं, 3 में कैसे टूटेगा, Yes, अब 3 में कैसे टूटेगा, ये क्वाड्रेटिक बना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये क्वाड्रेटिक बना है। इसको अगेन दो फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं हम, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में तोड़े थे। ये अगेन दो फैक्टर्स में टूट सकता है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। Yes sir. और एक फैक्टर x-1 ऑलरेडी है वहां पे, तो टोटल 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ से शुरू होगा मेरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी स्टेप नंबर 3। उसके लिए वापस खिड़की खोलनी पड़ती है हमको। यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, a+b, a×b, a और b। क्या करते हैं अपन, अब इस पे फोकस करना, केवल इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे फोकस करना, उसको तो एज इट इज भूल जाना कि है ही नहीं, क्योंकि इसी को तो स्प्लिट करना है अब 2 में, है ना। तो इसके कोएफिशिएंट्स देखता हूं मैं। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। इसका कोएफिशिएंट क्या है, बोलो बोलो, -1. -1. और इसका क्या है, -2. -2। इसका कोएफिशिएंट -2 है, ठीक है।
जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वही स्टेप रिपीट कर रहा हूँ मैं ना। क्या करते हैं, a प्लस बी में तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट एज इट इज छाप देते हैं, तो क्या आ जाएगा -1। और a इंटू बी में क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख के छापते हैं, तो 1 को -2 Yes, से sir. मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या -2. आएगा, -2. -2. चलो तो लिखो -1 तो यहाँ आया, -2 यहाँ आया। अब वापस वही रफ वर्क आपका शुरू होता है। दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़ने पे तो क्या आता हो, -1 आता हो, और वही दो नंबर को प्रोडक्ट करने में यानी गुणा करने में आता हो -2। सोचो ऐसे दो नंबर ए सर और बी। -2 1. -2 Same -1 1. +1, -2 में +1 जोड़ोगे तो -1 आएगा, आएगा क्या? Yes. Yes sir. Yes, sir. और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी -2 आएगा। Yes sir. दैट मीन्स दो नंबर कौन से मिल गए मुझे, एक तो मिला है -2 और एक मिला है +1। चलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे अब यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो नाउ Yes sir. splitting the middle term we get splitting the middle term we get, ठीक है। एक बार p of x इक्वल्स टू, देखो स्प्लिट किस में करोगे, कौन से फैक्टर में करोगे, इसमें या इसमें? किसमें करते सर हैं राइट split? वाले में. हमेशा The क्वाड्रेटिक में। right one. हमेशा राइट वाले में मत कहो, हो सकता है कि कई बार ये पहले रखा हुआ आ जाए। हमेशा याद रखो क्वाड्रेटिक वाले में स्प्लिट होता है, क्वाड्रेटिक नो जहां सर भी अभी रखा हो। राइट वाले में बताया हाँ था. अभी इस पोजीशन पे राइट वाले में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जब स्प्लिट इसमें करना है तो उसको तो कॉपी पेस्ट एज इट इज छाप दो, x-1 का x-1 ही रह जाएगा, राइट? ठीक है, ठीक है क्या? Yes sir. इनटू, Yes, sir. अब इन इसको आपको स्प्लिट करना है ना, इसको 3 से 4 फैक्टर्स में, 3 से 4 टर्म्स में आपको बदलना है। तो मैं क्या बार बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि अब सारा काम इस बड़े ब्रैकेट में हो रहा है। तो पहली और आखिरी टर्म को तो छेड़ते ही नहीं है, x² एज इट इज -2 एज इट इज, केवल ये बीच वाली टर्म को, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो इसको स्प्लिट किस में करेंगे, जो वहां पे नंबर मिला है मुझे, सर -2x + 1x. -2 और ये 1। भाई ये -2 और 1 मिले हैं ना मुझे, तो इसको x फ्री में मिल जाता है, बताया था मैंने। तो ये तो हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा 1x। अब 1x को सिंपली हम x लिख सकते हैं, X. तो -2x Yes, और sir. +x में ये स्प्लिट हो गया, -2x + x में ये स्प्लिट हो गया। तो बीच वाला टर्म ये दो टर्म्स में स्प्लिट हो गया। आगे क्या करते हैं, इस दो में से कॉमन लेते हैं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किए थे, चौथे क्वेश्चन में। x-1 तो शो पीस की तरह बस पड़ा रहेगा, इनटू, तो x² और -2x में से क्या कॉमन आएगा, बोलिए जरा। सर x. केवल x कॉमन आ X. रहा है, ठीक है। Yes, sir. बचा क्या अंदर, x सर माइनस, x -2. ठीक है। अब आगे वाले दो टर्म्स में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, सर तो 1 No, +1. sir. +1 या -1 लिखना है मुझे, और मेरे को x-2 बनाना है, तो सेम टू सेम यानी मुझे इसके साइन नहीं बदलना है, x-2 को एज इट इज x-2 ही लिखना है। तो फिर क्या कॉमन लेना पड़ेगा, +1, राइट? Yes sir. Yes, sir. तो +1 और x-2 एज इट इज। अब आप वापस से फटाफट से मल्टीप्लाई करके देख लो, x इंटू एक्स x² होता है क्या? Yes sir. Yes, sir. x इंटू -2 होता है क्या? Yes, sir. Yes sir. ठीक है। और 1 इंटू एक्स, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा सेम वही आएगा x, Yes, sir. Yes X. sir. और सिमिलरली 1 इंटू -2 क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, Yes sir. सही है, सब कुछ सही चल Yes, रहा है। sir. x-2 फिर से कॉमन ले लीजिए, x-1 तो बाहर है ही सही शो पीस। x-2 को जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो अब क्या बचा, यहाँ से तो बचा x और वहां से क्या बच गया, +1। +1. यहाँ तक समझ आया? तो ये एक तरीके से 3 Yes, फैक्टर्स sir. बन चुके हैं। अब आप ये बिग ब्रैकेट हटा दीजिए बस, है ना। x-1 पहला फैक्टर पहले बन चुका था, दूसरा फैक्टर बन गया मेरा x-2 एंड तीसरा फैक्टर बन गया मेरा x+1। हो गए 3 फैक्टर्स। आंसर, शुरुआत की थी हमने क्यूबिक से, क्यूबिक से पहले हमने इसमें से एक फैक्टर निकाला, तोड़ के हमने इसको क्या करा, लीनियर और क्वाड्रेटिक में तोड़ दिया, डिग्री 1 डिग्री 2। फिर इस डिग्री 2 को वापस हमने 2 में तोड़ दिया, तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, टोटल 3 डिग्री का हो गया। Yes, sir. Yes sir. ठीक है, पीछे से आंसर मैच कर लीजिए। Yes sir सही है. सही है बच्चों, समझ में आया सबको? Yes sir. Yes. ठीक है,
सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर, फिर डिवाइड करने से दूसरा फैक्टर मिलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक को फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके दो अलग अलग फैक्टर्स। इससे ज्यादा ये स्प्लिट हो नहीं सकते क्योंकि लास्ट डिग्री 1 ही होती है। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री मैंने क्या बताया था, या तो कांस्टेंट होगा या फिर लीनियर होगा। तो लीनियर से कम तो होगा ही नहीं ना, एक्स में जाएगा तो कांस्टेंट में तो फिर एक्स में नहीं जाएगा, तो लीनियर से कम होगा नहीं। ये लीनियर हो गया, ये भी लीनियर हो गया, डिग्री वन, इससे ज्यादा ये टूट नहीं सकते, तो बस इसको इसी फॉर्म में छोड़ के यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो हमने फैक्टराइजेशन वाले मेथड सीख लिए हैं, क्वाड्रेटिक को भी करना सीख लिया है, क्यूबिक को भी करना सीख लिया है। बचे हुए क्वेश्चन सारे के सारे होमवर्क हैं, जितने ज्यादा ट्राई कर सकते हो करो, फिर बाकी हम कल देखते हैं आप कितने ट्राई करके आते हो। ठीक है? अगर सब कुछ Yes, ट्राई sir. करके और सारे आंसर्स ले आओगे तो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी शुरू कर देंगे कल। और बाय द वे नहीं कर पाओगे और कुछ डाउट्स रह जाती हैं या कहीं आके अटक जाते हो, तो फिर कल क्लास में आप अपने डाउट्स बता देना कि सर इस क्वेश्चन में यहाँ अटके हैं, इस क्वेश्चन में यहाँ अटके हैं, पहले उनको सॉल्व कर लेंगे, बाद में अलजेब्रिक आइडेंटिटी शुरू कर देंगे। ठीक है ना? ट्राई सारे करके आने। कौन कौन से बच गए? इसमें सेकंड एंड थर्ड बच गया, और इसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 5 क्वेश्चन Second, बच third. गए। तो ये 5 Yes, क्वेश्चन sir. ट्राई करके आने, फिर कल बताना कितने हुए कितने नहीं हुए। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is all for today. Have a nice day. Keep learning and bye bye. सर कुछ पूछना था सर। कुछ पूछ